हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देश में कोरोना तांडव मचा रहा है। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र में कल रात से कोरोना का महा कर्फ्यू शुरू हो गया है। उद्धव सरकार ने कोरोना के जो नए नियम बनाए हैं वो लॉकडाउन से कम नहीं है। इसे नाम दिया गया है ब्रेक द चेन। कोरोना इतने घातक तरीके से फैलेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस वक्त तो देश में ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का परमाणु बम फट गया है। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। कोरोना के केस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और जितनी तेजी से कोरोना मौत दे रहा है, समूचा देश कोरोना के खौफ से थर्राया हुआ है। देश के 8 राज्यों जहां कोरोना ने त्राहिमाम मचाया हुआ है, सबसे पहले उन 8 राज्यों के आंकड़े आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र 60,212 केस, यूपी 17,963 केस, छत्तीसगढ़ 15,121 केस, दिल्ली 13,468 केस, एमपी 8,998 केस, कर्नाटक 8,778 केस, केरल 7,515 केस, तमिलनाडू 6,984 केस। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में दूसरी बार 60,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 13 अप्रैल को महाराष्ट्र में 60,212 नए केस आए। 13 अप्रैल को महाराष्ट्र में 281 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 5,93,042 एक्टिव केस हैं। देश में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। नए मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र से ज्यादा ब्राजील में 80,157 और अमेरिका में 77,720 मरीज मिले हैं। पूरी दुनिया के 8.1% नए मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में मिले हैं। लगातार बढ़ते मरीजों के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू रात 8 बजे से लग रहा है। 1 मई की सुबह 7 बजे तक चलने वाले इस महा कर्फ्यू को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। पूरे राज्य में रात 8 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी। आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा। अगले 15 दिनों तक पूरे राज्य में ट्रांसपोर्ट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए खुलेगा। बैंक, पेट्रोल पंप, कार्गो, ई कॉमर्स, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं लागू रहेंगी। रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ वहां से ऑर्डर घर तक मंगाया जा सकेगा। मीडिया की सेवाओं पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। मी एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील। की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, कधी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सख्तियों के सिवा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना से जूझते मरीजों के लिए ऑक्सीजन मांग रहे हैं। आणि म्हणून मी त्यांना विनंती केली की पंतप्रधान महोदय, की आम्हाला आत्ताची जी काय परिस्थिती आहे ती पाहिल्यानंतर येत्या काही काळामध्ये ऑक्सिजनची आवश्यकता लागणार आहे। आमच्या इथे जे कारखाने आहेत किंवा जे उद्योग आहेत त्यांना मी विनंती केलेली आहे, त्यांनी तसं कबूल केले आहे। त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे ते आपल्याला ऑक्सिजन द्यायला त्यांनी सुरुवातही केलेली आहे। पण तरी देखील आपल्याला अधिकचा जो ऑक्सिजन लागणार आहे तो आम्हाला इतर राज्यातून आणण्यासाठी परवानगी द्या आणि ती वाहतूक सोयीस्कर होईल याच्यासाठी सुद्धा मदत करा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन की आशंका में पहले से ही प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। मुंबई की सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों का हुजूम नजर आ रहा है। इस हालात को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने मजदूरों के लिए
5,500 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। शहर भर में पाबंदियां तो लगा दी जाएंगी, लेकिन आने वाले दिनों में आखिर क्या होगा, यही परेशानी तमाम लोगों को इस वक्त शहर में सता रही है। ग्राउंड जीरो पर उन आवाजों को आपको सुनाते हैं जिनकी बातें रियली मैटर करती हैं। पहले से ही बहुत बुरी हालत है, और बुरी हालत हो जाएगी। और जब हमारे को अगर चालू भी रखने बोलेंगे, जब पब्लिक नहीं रहेगी तो हम धंधा कहाँ से करेंगे। अभी देखो सुबह 8 बजे से गाड़ी खड़ा है और अभी तो कोई कस्टमर आया नहीं है। पहले मुझे बताइए, जब नॉर्मल दिन थे तब कितना कमा लेते थे दिन में, और अब कितनी कमाई होती है? 1100-1200 रुपया दिन भर में बन जाता था 8-9-10 घंटे में, और अभी 12-12 घंटा चलाते 400-500 रुपया बहुत मुश्किल से बनता है। धंधा बंद तो घर कैसे चलेगा? हाँ, घर तो नहीं चलेगा, अभी मुश्किल तो बहुत निकल रहा है। ऐसा चलेगा तो कैसा हो जाएगा, सबका पेट पानी भरने का, बच्चे लोग का फी है, स्कूल का फी मांग रहे हैं, स्कूल बंद होके भी फी मांग रहे हैं, अब कहाँ से भरेंगे? जब ये लोग ये भाव बढ़ा तभी से ये पूरा ये हो गया, रिक्शे का धंधा पूरा मंदी हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात कितने बदतर हैं, सतारा की इस तस्वीर को देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस ऑटो रिक्शा को देखिए, सतारा के ग्रामीण अस्पताल में कोई बेड नहीं बचा तो ऑटो में ही ऑक्सीजन लगाकर कोरोना पीड़ित का इलाज किया जा रहा है। सतारा जिले में सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से फुल हैं। भले ही यहाँ 60% से ज्यादा लोग घरों में क्वारंटीन हों, फिर भी बेड की समस्या भयंकर है। पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। एक तरफ ऐसी बदइंतजामी है जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा है। अगर संक्रमित हो गए तो दूसरी बदइंतजामी से आप बच नहीं पाएंगे, जिसमें बेड नहीं मिल रहे हैं, बेड मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन किसी तरह मिल गई तो इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल रही। पहले इन लोगों ने बोला हॉस्पिटल वालों को लेके आओ, तभी हम लेके आए। कहीं से लंबी रकम मिल रही होगी तो बदल रहे हैं, हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं। इन चीखों को सुनने वाला कौन है? सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहे, क्योंकि न उनके पास बेड है न ऑक्सीजन। हॉस्पिटल के बाहर मरीज तड़प रहे हैं। इनको एडमिट करो ना, करो भैया। तो ये लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है, इसको उपयोग कर लो ना, गाड़ी में लगा जो हो गया होगा। क्यों योगेश, जो गाड़ी में लगा उसको यूज कर लो ना यार। योगेश ले लो। ऑक्सीजन चाहिए, बताओ, बगैर ऑक्सीजन के वो नहीं रह सकते। एक एक सांस पर आफत है, मरीज हाथ पैर पटक रहे हैं, लेकिन ये एक मरीज का हाल नहीं है। इन्हें सिस्टम सांसें क्या देगा, उसकी तो खुद ही सांसें उखड़ चुकी हैं। पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं, 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई हैं कल से आज तक में? कल सुबह एक, दोपहर में 4-5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और एक यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में ऑक्सीजन की कमी से। हाँ, और ये अमूमन हर निजी नर्सिंग होम में होगा, आप हर जगह पता कर लीजिए। शासन प्रशासन के भय से खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा है। ये मध्य प्रदेश के एक अस्पताल का हाल है, वो भी कहीं ज्यादा दूर नहीं, राजधानी भोपाल के बगल में। अस्पताल के लोग खुद बता रहे हैं कि जिन एम्बुलेंस से मरीज को लाते थे, अब ऑक्सीजन के सिलेंडर ढो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो पिछले 7 दिन में कहीं कोई गैस सिलेंडर हमारे यहाँ नहीं आया, ना डीलर आया। हमारी गाड़ी, पहले ये था कोविड के पहले कि ऑक्सीजन सप्लायर यहाँ गाड़ी लाता था और यहीं अपने भरे सिलेंडर रखता था, खाली ले जाता था। आज 10 दिन ये हो गए कि हमको 2 एम्बुलेंस हमारी, जिसमें पेशेंट को लाना ले जाना ना करके हम हमारे गाड़ी में हम ऑक्सीजन सिलेंडर ढो रहे हैं। लेकिन ये एक अस्पताल की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी का हाल ये है कि कई अस्पताल अब गंभीर मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे, लोग अपने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम खुद कर रहे हैं। जिन्हें अस्पताल एडमिट भी कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से पहले ही बताया जा रहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, और लिख कर लिया जा रहा है कि अगर कोई अनहोनी हुई तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि उनकी ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 267 मीट्रिक टन कर दी गई है, यानी 2 गुना ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी गई है। लेकिन डिमांड उससे भी 2 गुना ज्यादा है, इसीलिए संकट तो होगा। मैं दिल्ली लगातार संपर्क में हूं,
माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे। हर हॉस्पिटल से आवाज चिल्ला चिल्ला कर आ रही कि लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, अखबार रंगे पड़े हैं, शमशान घाट में वेटिंग लग गई लाशों की, और मेरा मुख्यमंत्री आज भी झूठ बोलता है। मध्य प्रदेश की सांसों पर यह संकट इसलिए क्योंकि गुजरात से ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावटें आ गईं, महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई क्योंकि महाराष्ट्र खुद बड़े संकट में है। सीएम ठाकरे ने खुद पीएम से अपील की है कि ऑक्सीजन सप्लाई में एयरफोर्स की मदद ली जाए। इमरजेंसी में महाराष्ट्र ने छत्तीसगढ़ के भिलाई और गुजरात के जामनगर से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मंगवाई। महाराष्ट्र में 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है, जिसमें पूरी की पूरी ऑक्सीजन सप्लाई कोरोना मरीजों को दी जा रही, लेकिन डिमांड कहीं ज्यादा है। पुणे जैसे शहरों में ऑक्सीजन की डिमांड 3 से 4 दिन में 5 गुना तक बढ़ गई है। ऑक्सीजन और बेड की कमी से या तो मरीजों को एडमिट नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है जहां बेड और ऑक्सीजन है। स्मूथ फ्लो नहीं है और आगे 2-3 दिनों में तो हमें लग रहा है कि ये बिकॉज ये सभी तरफ पूना में फैल गया है और सभी लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। मेन जो रहता है वो ऑक्सीजन बेड नहीं है, यही प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। तो जो भी हम अवेलेबल करते हैं ऑक्सीजन का बेड, तो उसमें अवेलेबल हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा है और वो उतना स्मूथ नहीं मिल रहा है जितना हमें मिलना चाहिए। यही हाल देश के दूसरे हिस्सों में भी है। अस्पतालों में बेड का संकट तो अपनी जगह है, ऑक्सीजन का संकट ऐसा है जिसके सामने सिस्टम दम तोड़ रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड 3 गुना बढ़ गई है। राजस्थान में 2 हफ्ते में ऑक्सीजन की डिमांड 2.5 गुना बढ़ गई है। यूपी में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी है कि ऑक्सीजन तैयार करने वाली फैक्ट्रियां 2 गुनी की गई। झारखंड में ऑक्सीजन की डिमांड 20 गुना बढ़ गई है। रांची के अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने वाला है। बेड और ऑक्सीजन के ही संकट से अस्पतालों के बाहर मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रांची के एक अस्पताल के बाहर ही एक मरीज ने दम तोड़ दिया। बेटी चीखती रही, हाथ जोड़ती रही, गुहार लगाती रही। अस्पताल के अंदर मंत्री भी राउंड पर आए थे, वहीं से गुजर भी गए, लेकिन सबने आंख कान बंद कर लिए। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या चलिए क्या चलिए क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प। इन चीखों से सरकारों और सिस्टम की नाकामी गूंज रही है। कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, तैयारियों के दावे करे, कमियों को पूरा। मेडिकल साइंस कहता है कि बुखार, सांस लेने में तकलीफ, शरीर में दर्द जैसे लक्षण कोरोना के हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था ही लापरवाहियों के वायरस से ग्रसित है, जिसको वक्त पर इलाज ना देने के बुखार है, जिसे मरीजों को बेड ना मुहैया करा पाने की तकलीफ है, जिसे डॉक्टर तक वक्त पर ना देने वाला दर्द है। ऐसी कोरोनाग्रस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के पास आकर आम आदमी अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहा है। ये कहानी एक राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की है, जहां स्वास्थ्य मंत्री के सामने अपने पिता को खोने वाली बेटी की चीख से उठे सवालों ने दस्तक दी है। मंत्री जी कह रहा आदमी मर गया डॉक्टर के बिना। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। ये चीख नहीं, ये चित्कार है। कोई डॉक्टर नहीं आया। झारखंड की राजधानी रांची में एक बेटी की चित्कार। कोई डॉक्टर नहीं सामने स्ट्रेचर पर पिता पवन गुप्ता का वो निढाल हो चुका शरीर है, जिसमें जिंदगी की आस लिए ये बेटी हजारीबाग से 100 किलोमीटर दूर राजधानी रांची के अस्पताल पहुंची। लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस में ही इंतजार करने को कहा गया तो घंटों बाद इलाज शुरू होना छोड़िए, एक डॉक्टर तक नहीं आया।
और ये गुस्सा तब फूटा जब इसी सदर अस्पताल में मंगलवार को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने वाले बन्ना गुप्ता पीपी किट पहनकर अस्पताल के भीतर कोरोना से लड़ाई के सरकारी इंतजामों का दौरा कर रहे थे, जिन्हें सामने देखकर अपने पिता को इलाज के अभाव में खो देने वाली बेटी के सवालों ने पूरी सरकारी व्यवस्था की हकीकत बयान कर दी। मंत्री जी मर गया, डॉक्टर के बिना मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।